तो व्यूअर शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह होगा बिहार जाति आधारित गणना जो हमको करनी है। जो द्वितीय चरण की गणना 15 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 1 महीने में हमको पूर्ण करके 15 मई तक देना है। उसमें जो 2 कार्य करना है, उसमें एक है कि मैनुअली फॉर्मेट भरना है, मतलब आपको फील्ड में जाकर जहां पर आपने इसके पहले जो है मकान सूचीकरण एवं नंबरीकरण के कार्य को पूर्ण किया था, वहीं पर जाके अब हर एक व्यक्तियों की गणना करनी है और उनसे जो है 17 सवाल करने हैं और उनका जो है जो वे बताएंगे उसको जो है मैनुअली आपको फॉर्मेट में भरना है और उसी फॉर्मेट के आधार पर आपको बीजागा ऐप पर ऑनलाइन अपलोड भी करना है। तो उस फॉर्मेट को भरने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विकल्प एवं कोड, यानी जो आप 17 प्रश्न करेंगे तो जो व्यक्ति उसका आपको आंसर देंगे, जवाब देंगे, उसमें कैसे विकल्प का सही चयन करेंगे और उसको किस कोड द्वारा अंकित करेंगे। तो विकल्पों का सही चयन और कोड का सही से भरना, यही द्वितीय चरण का मुख्य जो है कार्य है, यही सब खेला है। यदि आप इस विकल्प को चयन करना और उसका कोड भरना अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आप बहुत शीघ्र इस कार्य को और सही से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिहार जाति आधारित गणना में विकल्पों का कैसे चयन करना है और उसका कोड कैसे भरना है, क्या उसको जो है भरने में सावधानी करनी है, यानी विकल्प का कैसे चयन करेंगे जब हम प्रश्नों को पूछेंगे और उसका जब हमको जवाब मिलेगा तो कैसे उसको चयन करके हम भरेंगे। आज के वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। तो इसके पूर्व में भी जातिगत जनगणना से संबंधित आपके सहितार्थ कई वीडियो हमारे द्वारा लाए गए हैं, जो यदि आप तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियो का लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या चैनल के वीडियो लिस्ट में भी जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग अलग हर टॉपिक पर वीडियो आ रहे हैं, पूर्व में भी कई आए हैं, आगे भी आएंगे। तो द्वितीय चरण जातिगत जनगणना के कार्य को आसान करने के लिए हर टॉपिक पर वीडियो मेरे द्वारा आ रहा है, इसलिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं, ताकि द्वितीय चरण जातिगत जनगणना में आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं हो करने में, और साथ ही साथ शिक्षा एवं शिक्षक जगत से संबंधित जितने वीडियो आते हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो आपको जो भरना है यही फॉर्मेट आपको भरना है द्वितीय चरण में। तो यह जो 17 कॉलम दिया हुआ है, इस 17 कॉलम को भरने के लिए यहाँ पर कोड दिया गया है और इसमें से आपको 15 कॉलम में सिर्फ कोड भरना है, 2 कॉलम में उसको लिखना है और ऊपर जो यह सब लिखना है लोकेशन कोड, उस लोकेशन कोड को भरना है। और इसके लिए 15 में से 13 का कोड जो है आपके उस फॉर्मेट में भी दिया गया है, फॉर्मेट आपको मिल चुका होगा, आपने देख लिया होगा। और 2 कोडों का चयन जो है, जैसे जाति का कोड और शैक्षणिक योग्यता का कोड, इसके लिए आपको अलग से जो डायरेक्टरी मिली है उससे भरना है। तो द्वितीय चरण जातिगत जनगणना में जो प्रश्न पूछना है, वह है, पहला प्रश्न है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम, यानी पहले तो हमने किया था कि परिवार के मुखिया का नाम लिख के मकान संख्या, भवन संख्या इत्यादि अंकित करके नजरी नक्शा बना के दे दिया था। इस चरण में जो है उस परिवार में, यानी अलग अलग जो परिवार हम किए हैं लोगों के द्वारा बताए जाने पर, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, वह चाहे 1 दिन का बच्चा हो या जितने लोग उस परिवार में हो, सभी का अलग अलग सभी फॉर्मेट में सभी कॉलम को सभी के सामने भरना है। तो उन सभी के सामने जो भरना है, वह प्रश्न जो पूछ के भरना है, वह पहला है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम भरना है, दूसरा में पिता या पति का नाम भरना है, तीसरे कॉलम में जो है परिवार के प्रधान से उसका संबंध भरना है, चौथे में आयु भरना है, पांचवें में लिंग भरना है, छठे में वैवाहिक स्थिति है, सातवें में धर्म भरना है, आठवें में जाति का नाम एवं कोड भरना है, नौवें में शैक्षणिक योग्यता भरना है, 10वें में जो है कार्यकलाप भरना है, 11वें कॉलम में आवासीय स्थिति भरनी है, 12वें कॉलम में अस्थायी जो है प्रवासीय स्थिति भरनी है,
उसके आगे जो है कंप्यूटर लैपटॉप का उनका ब्यौरा देना है, तब मोटर वाहन का ब्यौरा देना है, कृषि भूमि का ब्यौरा देना है, आवासीय भूमि का ब्यौरा देना है। और जो 17वां कॉलम है वह है कि सभी स्रोतों से मासिक आय उनकी कितनी है उसको भरना है। और जो 18 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है स्वेच्छा से है, आधार संख्या। अब आधार सबके पास है तो आधार नंबर उसमें भरना है। यहीं 17 जो है अनिवार्य और एक जो है ऐच्छिक आधार वाला। यह 18 प्रश्न भर के ऊपर लोकेशन कोड के बाद इन 18 प्रश्नों को भरना है। इसी 18 प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि उनके कैसे विकल्प और कोड का चयन करना है। एक एक करके 17 का हम लोग आज देखने वाले हैं कि 17 जो अनिवार्य कॉलम है उनको कैसे भरना है, कैसे हम यह निर्धारित करेंगे कि किसका विकल्प क्या होगा और उसका कोड क्या होगा। यहाँ बता भी रहा है कि फॉर्मेट में कुल 17 प्रश्न में से 15 प्रश्न के विकल्प और कोड अंकित किए गए हैं। जाति का विकल्प एवं कोड अलग से जो है आपको निर्देशिका में दिया गया है, जहाँ से देख करके भरना है। शैक्षणिक योग्यता का भी विकल्प कोड अलग से दिया गया है। परिवार के प्रधान सदस्यों से प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए उपयुक्त है। किसी भी प्रश्न के अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी, यानी जो आपको यह करना है, आपको हर प्रश्न का जवाब परिवार के मुखिया द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर भरना है। किसी का साक्ष्य हमको नहीं मांगना है, यह हमको बताया गया है कि जो वे लोग बता रहे हैं वही हमको भरना है। अपने से हमको एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है कि नहीं इसका आप जो है साक्ष्य दीजिए, इतना नहीं होगा, ये होगा, वो हमको कुछ नहीं करना है। जो वे बता रहे हैं उसको हमको भरना है। तो देखिए, गणना का जो पहला प्रश्न है, 17 कॉलम जो भरना है उसमें पहला जो कॉलम है वह है परिवार के सदस्यों का नाम। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कोड नहीं देना है। जिस परिवार की गणना हम करने गए हैं उस परिवार के सभी लोगों के सामने जो है उनका नाम लिख देना है, यानी जिसका ब्यौरा भरने जा रहे हैं पहले उसका नाम लिख दिए, तब परिवार के सदस्य का नाम लिख देना है। उसके बाद जो है पिता पति का नाम लिख देना है, इसमें भी कोई कोड नहीं होगा। महिला का लिख रहे हैं तो अगर शादीशुदा हैं पति का नाम लिख देंगे। अगर किसी जो है जेंट्स का लिख रहे हैं, पुरुष का लिख रहे हैं, तो उसके सामने जो है उनके जो है पिता का नाम लिख देंगे। और परिवार के सदस्य का नाम और पिता पति का नाम यदि लिख दिए तो उसमें जो है उसके बाद जो कॉलम दिए गए हैं बाकी 15 उसमें आपको कोड का चयन करना है। तो आपको कॉलम संख्या 1 और कॉलम संख्या 2 में कोई कोड अंकित नहीं करना है, सिर्फ परिवार के सदस्य का नाम लिख देना है। अगर जो है अनमैरिड महिला है तो उसके पिता का नाम, मैरिड महिला है तो उसके पति का नाम, और यदि पुरुष हैं तो उनके पिता का नाम लिख देंगे। 2 नंबर तक हो गया। अब तीसरा जो है वह है परिवार के प्रधान से संबंध, विकल्प और कोड क्या देना है। तो इसमें परिवार के प्रधान का जरूरी नहीं है कि ऊपर में ही नाम हो, जहाँ भी नाम हो उससे बाकी लोगों का संबंध क्लियर करेंगे। यानी जिस व्यक्ति को परिवार घोषित करता है कि यह जो है परिवार के मुखिया यही होंगे, चाहे आप पहली बार जिसका नाम दिए हैं इस बार कोई कहे कि नहीं वे नहीं रहेंगे परिवार का मुखिया, तो आप बदल भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि पिछले बार जो हम दिए वहीं रहेगा, नहीं चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। तो जिसको परिवार कहता है कि परिवार का यह मुखिया है उससे बाकी लोगों का संबंध क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सभी लोगों का जब नाम लिखेंगे तो उसमें पूछ लेंगे कि ये बताइए कि परिवार का मुखिया कौन है, और जो मुखिया बताए उसी से हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों का जवाब लें, क्योंकि नीचे में सिग्नेचर परिवार के प्रधान का ही लेना है कि हमने जो भी जानकारी दी सही जानकारी दी। तो जब हमारा फॉर्मेट कह रहा है कि परिवार के प्रधान से घोषणा पत्र लेना है कि हमने जो भी आपको सूचना दी है वह सही है, तो उन्हीं से सूचना लेंगे कि ताकि वे नीचे सिग्नेचर करें। तो सबसे पहले जिसको परिवार अपना मुखिया घोषित करता है उसके सामने जो है एक कोड दे देंगे, यानी वह स्वयं प्रधान है परिवार का।
अब उसके बाद बाकी लोगों से जो है उसका संबंध तय करेंगे। बाकी लोगों का जो नाम लिखे हैं तो यह जो पहला कोड दे दिए, कोड 1 दे दिए परिवार के प्रधान मुखिया का, उससे संबंध तय करेंगे। यानी उसकी पत्नी है या उसका पति है तो कोड 2 देंगे, उसकी पुत्री या पुत्र का नाम लिखे हैं तो 3 देंगे, उसके पोती नातिन पोता नाती का लिखे हैं तो 4 देंगे, माता पिता का उसके नाम लिखे हैं तो 5 देंगे, उसके बहन भाई के सामने जब लिखेंगे तो 6 देंगे, उसके दादी नानी दादा नाना का लिखेंगे तो 8 देंगे, वधू और दामाद का लिखेंगे तो 7 देंगे, दादा नानी दादा नाना का लिखेंगे तो 8 देंगे, उसके सास ससुर का लिखेंगे तो 9 देंगे। इन 9 कोड के अलावे कोई संबंधी उसके यहाँ रहता है जिसकी गणना आप कर रहे हैं, वह व्यक्ति कह रहा है कि नहीं यह व्यक्ति यहीं रहता है, यहीं अस्थायी तौर पर है और इसकी गणना यहीं करनी है, तो यदि इसमें से इन 9 कॉलम में जो कोड है उसमें से यदि वह नहीं है तो अन्य संबंधी में 10 में दे देंगे। जैसे कोई कहता है कि हमारा जो है यह भगिना है या यहीं पे रहता है, इसका यहीं पे एंट्री होगा, इसका कहीं और एंट्री नहीं हुआ है, तो यह अस्थायी तौर पर यहाँ है, तो उसका यदि इसमें कोड नहीं है तो अन्य संबंधी करके 10 दे देंगे। तो तीसरा नंबर है कि परिवार के प्रधान से संबंध, विकल्प और कोड यही है। यानी पहला में हो गया परिवार के सदस्य का नाम लिख दिए, उसके बाद उसके पिता पति का नाम लिख दिए, और तीसरा कोड में जो है उससे बाकी लोगों का संबंध और उसका कोड का चयन कर दिए। इसमें करना है जैसे पहला जो हमने बताया कि परिवार के सदस्य का नाम लिखने में, तो इसमें क्या क्या सावधानी करनी है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा नाम लिखा जाना है, शॉर्ट में नाम नहीं लिखकर पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद जो मैनुअली कागज वाले फॉर्मेट में लिखेंगे उसमें लिखेंगे देवनागरी लिपि में, और जो मोबाइल के ऐप में लिखेंगे वह लिखेंगे अंग्रेजी में। तो मान लीजिए किसी के नाम में थोड़ा सा अंतर होने का संशय है तो रफ में जो है उनका अंग्रेजी नाम भी हम नोट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट में तो हिंदी लिखेंगे, तो यदि मान लीजिए आधार कार्ड वे दे रहे हैं तो उसी समय आधार कार्ड में उनका जो नाम है देवनागरी में यानी हिंदी में, तो हिंदी में फॉर्मेट में लिख लेंगे और उसी समय रफ में नोट कर लेंगे अंग्रेजी का स्पेलिंग उनका क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग स्पेलिंग से लिखते हैं, ये नहीं है कि उसको देखने लिखने का अर्थ है कि हमको नहीं आता है इसलिए लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक ही नाम को मान लीजिए कि कोई अगर गीता देवी किन्हीं का नाम है तो बहुत सारे लोग GI से लिखते हैं, बहुत सारे लोग GEE से लिखते हैं। तो जब आप हिंदी में सिर्फ गीता देवी लिख लेंगे तो जब आप उसको ऐप पर अपलोड करेंगे तो उस समय आप थोड़ा देर के लिए रुक सकते हैं कि भाई वो आदमी GI से लिखता है कि GEE से लिखता है, इसलिए रफ में अंग्रेजी में भी नोट कर लेंगे उस व्यक्ति का नाम, तो हमको मोबाइल ऐप में अपलोड करने में आसानी होगी। उसके बाद है कि नाम लिखने के पूर्व परिवार के प्रधान या किसी अन्य सदस्य के नाम की वर्तनी सही सही समझ ली जाएगी, यानी उनसे स्पेलिंग पूछ लेंगे, दिखा लेंगे। इसीलिए मैं हर जो है इस चरण के जितने भी वीडियो आए हैं सब में मैं यही कहता हूं कि आप पहले फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और उसको रफ कर लेंगे, क्योंकि एक बार कोई बोलेगा ये नहीं नाम ऐसे लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो फिर उसको चेंज करने में परेशानी होगी। इसलिए एक फ़ोटोकॉपी रखें, उसको भर लें, संतुष्ट हो जाएं कि यह व्यक्ति कोई इसमें छेड़छाड़ फिर करने का नहीं कह रहा है, तभी उसको ओरिजिनल फॉर्मेट पर भर करके उनका सिग्नेचर लें। तो नाम पूछ सकते हैं, या मान लीजिए कि यदि परिवार में कोई जो है शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो परिवार के सदस्यों का कोई भी परिचय पत्र हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी जहाँ पर उसका नाम का सही सही वर्तनी हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ हो उसको देख करके हम नोट कर लेंगे। यदि प्रथम चरण में बताए गए सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई है या अब वह परिवार के साथ नहीं रहता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मोबाइल ऐप में उसका नाम और उसके पिता पति का नाम जो है लिखने के उपरांत ड्रॉप डाउन से विकल्प चुन लिया जाएगा। मेरा जो पिछला वीडियो आया था कि लाइव डेमो मैंने बताया था कि कैसे जो है बीजागा ऐप पर सभी अपलोड करना है, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ऑप्शन आता है शुरू में ही नाम और पिता का नाम लिखने के बाद थर्ड में ही आता है कि कोड 0 यहाँ रहते हैं। जब उसको देंगे कि कोड 0 यहाँ रहते हैं तब बाकी जो है 17 कॉलम आता है, और जैसे ही 2 और दिया हुआ है, 2 में दिया है कि यहाँ 1 में दिया है कि यहाँ नहीं रहते हैं और 2 में दिया है कि जीवित नहीं हैं, तो जैसे ही आप
आप देंगे विकल्प कि यहाँ नहीं रहते हैं या जीवित नहीं है, वैसे ही बाकी जो है उसमें का खंड हट जाएगा, सिर्फ नाम और जो है उसके पिता का नाम रह जाएगा। तो आपको उसको फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो जो मैनुअली फॉर्मेट फील्ड में लिख रहे हैं उसमें नाम लिख के उसके सामने की जीवित नहीं है यह नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। या पिछले बार हमने किसी भी परिवार की एंट्री की, उसमें 8 मेंबर का किया कि कुल इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 8 है, लेकिन इस बार गए तो कोई कहा कि नहीं 2 आदमी का यहाँ नहीं एंट्री होगा, वहाँ एंट्री होगा, पिछले बार हमने गलत लिखा दिया था। तो उन 2 आदमी का नाम नहीं लिखेंगे कि लिख करके नहीं लिखेंगे कि यहाँ नहीं रहते हैं, फॉर्मेट में छोड़ देंगे। हाँ, जब ऐप पर चढ़ाएंगे तो चूंकि उसमें 8 मेंबर हमने चढ़ा दिया है तो 8 पेज उसमें आएगा, और जब तक 8 को आप भरेंगे नहीं तब तक वह फाइनल सबमिट लेगा नहीं। तो वहीं करेंगे कि 2 आदमी अगर चल गया है कहीं नहीं उसका लिखना है तो 6 का एंट्री करेंगे और 2 का नाम पिता का नाम लिखने के बाद उसमें कोड आता है कि यहाँ नहीं रहते हैं करेंगे तो बाकी फॉर्मेट का कॉलम हट जाएगा। यानी कोई नहीं है, जीवित नहीं है तो उसका फॉर्मेट में नहीं लिखना है, सिर्फ ऐप पर उसका एंट्री करना है। परिवार के प्रधान का नाम अवश्य रूप से भरा जाएगा जो किसी भी क्रमांक पर हो सकता है। यानी हम अगर मान लीजिए कि परिवार में 5 व्यक्ति है टोटल, 1 2 3 4 और 5 का नाम लिखे यहाँ पर, तब 5 का नाम लिखे और कोई कहता है कि नहीं 1 नंबर वाला हमारा मुखिया नहीं है, जो 3 नंबर में जिसका नाम लिखे हैं यही हमारे परिवार का मुखिया है, तो कोई बात नहीं है, उसको 3 से 1 पर नहीं ले जाना है, उसको 3 पर ही रहने देंगे और 3 के सामने ही कोड 1 भर देंगे, यानी परिवार का यही प्रधान या मुखिया हो जाएगा। और आपके फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि नीचे भी जहां सिग्नेचर करना है वहां भी दिया है कि परिवार के प्रधान का क्रम संख्या क्या है, तब सिर्फ यहीं पे क्या करना है कि आपको 3 भर देना है, ताकि फॉर्मेट देखते पता चल जाए कि परिवार का प्रधान जो है 3 नंबर में जिसका नाम है वहीं परिवार का प्रधान है, और उसी का यहाँ पर जो सिग्नेचर का जगह दिया है वहाँ उसका सिग्नेचर ले लेना है। दूसरा जो है पिता पति का नाम है, इसमें करना है कि इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों के पिता अथवा पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। यदि कोई महिला अपने बच्चे के पिता का नाम नहीं आपको कह रही है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसी लोगों के बीच में मान्यता है सामाजिक कारणों से कि पति का नाम नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना है कि नहीं आप बताइए ही कैसे नहीं बताइएगा। अगर वे जो है अभी उस चीज़ को मान रही है कि नहीं हम लोग यहाँ नहीं बताया जा रहा है, तो उसके घर के किसी और व्यक्ति से या आसपास के लोगों से भी उसके पति का नाम पूछ लेंगे। दूसरा है कि यदि महिला बच्चे के पिता का नाम नहीं बताना चाहती है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, तब माता का नाम लिखा जाएगा। यानी कोई महिला कहती है कि नहीं इसके पिता का नाम नहीं लिखाएगा तो कोई बात नहीं है, उसके माता का नाम उस जगह पर उस बच्चे का लिख लेंगे। यानी महिला कहती है मेरे बच्चा का नाम लिखिए लेकिन इसके सामने पिता पति का नाम जहाँ लिखा हुआ है पिता का नाम नहीं एंट्री होगा, मेरा नाम एंट्री होगा, तो उसको एंट्री कर लेना है, यानी पिता के जगह पर माता का भी नाम लिख लेंगे। यदि पिता या पति की मृत्यु हो चुकी है तो वहाँ पर स्वर्गीय या मरहूम, यानी हिंदू लोगों में स्वर्गीय का प्रयोग किया जाता है और मुस्लिम लोगों में मरहूम का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग नाम से पहले अवश्य किया जाएगा, ताकि उनका तो बाकी एंट्री हो नहीं रहा है तो स्वर्गीय या मरहूम लगा रहेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसीलिए उनका एंट्री नहीं है। तीसरा जो है कि परिवार के प्रधान से जो है संबंध वाले में क्या सावधानी करनी है, तो परिवार के प्रधान से इस प्रश्न के उत्तर में कुल 10 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। एक परिवार में मात्र उन व्यक्तियों की गणना की जाएगी जो एक ही रसोई से भोजन करते हो। तो पिछली बार हमने परिवार बना ही लिया है, यानी भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या हमारा पहले से क्लियर है। सभी विकल्प इस उद्देश्य से दिए गए हैं कि गणना की तिथि को गणना स्थल पर परिवार के प्रधान पर सीधे रूप से निर्भर एवं अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की ही गणना की जाए, यानी जो रहते हैं एक आदमी का 2 जगह पर नहीं हो। सीधे रूप से निर्भर होने का अर्थ है वह व्यक्ति अपने पालन पोषण एवं अपनी सभी प्रकार की आवश्यकता आदि के पूर्ति के लिए परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो।
उसके अलावे है कि यदि 1 से 9 तक के विकल्प के अतिरिक्त भी देवर, भाभी, भावज, भगना, भगनी, भतीजा, भतीजी, साला, साली, सरहज आदि कोई भी परिवार के जो है प्रधान से पूर्ण रूप से निर्भर हो यानी अस्थायी रूप से उन्हीं के परिवार में रहते हो तो उनके लिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अन्य संबंधी के कोड 10 का प्रयोग करेंगे। जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके बच्चे आदि की गणना उनके ससुराल में की जाएगी, यानी जो विवाहित औरत है उसका ससुराल में होगा। यह हम क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए मायके में आई हुई है, यहाँ भी लिखा दे और वहाँ भी उसके परिवार वाले लिखा दें तो दोहरा हो जाएगा, इसलिए विवाहित महिलाओं का जो है उनके ससुराल में होगा। अगर कोई वैसा मिलता है कि वह जो है शादीशुदा है लेकिन मायके में ही अस्थायी रूप से रहता है, उसका जो है ससुराल में जाना नहीं है या वहाँ एंट्री नहीं कराएगा, यहाँ कराएगा, तब उसका भरा जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति या परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों पर नहीं हो। चौथा जो कॉलम है इसमें फॉर्मेट में वह है आयु का। इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक जो है मेंबर की आयु उनके द्वारा बताई जाएगी, उसी को हमको अंकित करना है। इसके लिए कोई निर्धारित तिथि को आयु होना आवश्यक नहीं है, यानी हम ये नहीं पूछेंगे कि आपका किस महीने का है, एग्जैक्ट का आपका कितना वर्ष कितना दिन हो रहा है, नहीं आपका तो उससे कम लग रहा है चाहे अधिक लग रहा है, उसके लिए कोई साक्ष्य लाइए, ये सब नहीं करना है। सीधा उस मेंबर का पूछेंगे कि आप कितने बरस के हैं, वह जितना कह रहा है उतना उसका आयु भर देना है। यदि किसी सदस्य को अपनी आयु की जानकारी नहीं हो तो उसके परिवार के द्वारा बताई गई आयु, यानी कोई कहता है कि हमको तो नहीं पता कितना उम्र है, तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति कहता है तो लिख देंगे। अगर वैसा भी कोई कहता है कि हमको भी नहीं पता है, अंदाज पर कोई आदमी कहता है, जैसे पहले के लोग ऐसा कहते थे कि जब बाढ़ आया था तो हम इतने दिन के थे, इस अथी में सन में भूकंप आया था तो हम इतने दिन के थे, तो आपको भी कोई कहता है कि वैसा कर लीजिए तो आप अनुमानित निकाल करके भी लिख सकते हैं। पांचवा जो कॉलम है वह है लिंग का, यानी विकल्प और कोड लिंग का जो चुनना है वह 3 दिया हुआ है, यानी पुल्लिंग है तो पुरुष का 1 देना है, स्त्रीलिंग है यानी महिला का 2 देना है, और अन्य है थर्ड जेंडर है तो उसका 3 देना है। इस प्रश्न के उत्तर में भी परिवार के सदस्य का लिंग लिखा जाना है, इस हेतु 3 विकल्प है। स्त्री एवं पुरुष के लिए 1 एवं 2 दिया गया है, और तीसरे के स्थान पर किन्नर, हिजड़ा, कोथी या जो थर्ड जेंडर में माना जाता है ट्रांसजेंडर आदि के लिए विकल्प 3 का प्रयोग करना है। लिंग के संबंध में प्रत्येक सदस्य द्वारा जानकारी अंतिम मानी जाएगी और परिवार के किसी अन्य सदस्य से इसकी पुष्टि नहीं कराई जाएगी, यानी जो व्यक्ति कह रहा है वो अपना लिंग जो लिखा रहा है वो लिख लेना है। छठा जो कॉलम है वह है वैवाहिक स्थिति, यानी उसके शादीशुदा होने की क्या स्थिति है, तो उसके जो विकल्प एवं कोड हैं वह है कि अविवाहित है, अनमैरिड है तो 1 का प्रयोग करेंगे। वर्तमान में विवाहित 2 का करेंगे। वर्तमान में विवाहित का आशय है चाहे उसकी कभी भी शादी हुई है, पति पत्नी साथ में रहते हैं तो कोड 2 देंगे। विधवा या विधुर यानी पति या पत्नी में से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है तो उसके लिए कोड 3 का प्रयोग करेंगे। संबंध विच्छेदित के लिए 4 का करेंगे, और उनके बीच में डाइवोर्स हो गया है तो उसके लिए 5 का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न हेतु 5 विकल्प दिए गए हैं। अनमैरिड यानी अविवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि को उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, और वर्तमान में विवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि को वह व्यक्ति विवाहित है, और यदि विवाहित में से किसी एक की मृत्यु हो गई है गणना की तिथि या उससे पहले तक तो उसको जो है विधवा विधुर के विकल्प में रखा जाएगा। और यदि पति पत्नी का वैधानिक प्रक्रिया से संबंध समाप्त हुआ है तो अब उसको जो है संबंध विच्छेदित में रखेंगे, और यदि धार्मिक या अन्य प्रक्रिया से हुआ है तो उसे डाइवोर्स या तलाकशुदा जिसको कहते हैं उस श्रेणी में रखेंगे। 7वां जो विकल्प और कोड है वह है धर्म का। अगर उनका हिंदू धर्म है तो 1 देंगे, इस्लाम है तो 2 देंगे, ईसाई है तो 3 देंगे, सिख का 4, बौद्ध का 5, जैन का 6, अन्य धर्म है तो 7, कोई धर्म नहीं है तो 8। इस प्रश्न में कुल 8 विकल्प और कोड दिए गए हैं। सभी विकल्प स्पष्ट है कि किस धर्म का क्या देना है। यदि इन 6 विकल्प के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म को मानता है कि नहीं हमारा ई धर्म है जो जिसका कोड इसमें नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए 7 का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं या ऐसे लोग
आपको संख्या मिलेगी वैसे इंडिया में भी ऐसा बहुत सारा है, और बिहार में भी आपके ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कहेंगे कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हम नास्तिक हैं या धर्म को नहीं मानते हैं। तो उनके लिए 8 दिया गया है कि यदि कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, वह कहता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा धर्म का कोड मत लिखिए, तो उसके लिए 8 कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। उसको कहेंगे कि आपके लिए भी कोड है कि आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो कोड 8 आपका होगा। जो जाति का विकल्प और कोड है, यह कुल 214 जाति और एक अन्य है, उसका मिला करके 215 जाति है। यानी राज्य में बिहार के जो पहले से अधिसूचित जातियों की संख्या 203 थी, उसमें जो है और जोड़ करके डीएम स्तर के अनुशंसा जो हुई थी उसके आधार पर गोलवारा, बंगाली, कायस्थ, दर्जी, खत्री, जो है घरामी, सुतिहर, नवेसूद, भूमिज, बहेलिया, रस्तोगी, केवानी, इन सब को हाल फिलहाल में शामिल करने पर 214 जाति बिहार में निर्धारित की गई है, जिनका 214 कोड है, और एक अंतिम है 215 कोड। यानी इस 214 कोड की जाति नहीं है उस व्यक्ति की, उसके अलावा कोई बताता है जो आपके डायरेक्टरी में नहीं है, तो उसके लिए 215 है। लेकिन अगर इन 214 में आपको नहीं मिलता है तो 215 आपको कोड देने के लिए अंचलाधिकारी से लिखित आदेश लेना होगा। यानी वीडियो तो इसके जो है चार्ज अधिकारी हैं ही, लेकिन इसके लिए सीओ को अधिकृत किया गया है कि जो ब्लॉक के सीओ होंगे उनसे जो है आप एक आदेश जो है फॉर्मेट प्राप्त करेंगे, उस पर भर करके सिग्नेचर करेंगे, तब 215 कोड आप दे सकते हैं। अन्यथा 214 कोड में यदि उनकी जाति है तो इसमें जो जाति है उसके सामने का कोड आपको भर देना है। इसके लिए अलग से आपको डायरेक्टरी मिली हुई है। इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति एंट्री करनी है। जाति से संबंधित सभी आयोगों एवं जो प्रशासनिक विभाग है उसके तहत जो है जाति की सूची तैयार की गई है, जिसका जो है कोड निर्देशिका दिया गया है। जाति सूची में जातियों के नाम और उसके कोड निर्धारित हैं। इसी कोड के निर्देशिका के अनुसार विकल्प और कोड अंकित किए जाने हैं। किसी भी स्थिति में जो है बिहार में अधिसूचित जातियों की उपजाति एंट्री नहीं की जाएगी। यानी आपको अपने से नहीं लिखना है, जो वे जाति बताते हैं उसको इस निर्देशिका में देखना है और वहीं नाम लिखेंगे और वहीं कोड लिखेंगे। कोई उपजाति कोई बताएगा तो उसको नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जाति अंकित करने का आधार उसके पिता की जाति होगी। यदि कोई व्यक्ति परिवार यह बताता है कि उसकी जाति का उल्लेख जाति सूची में नहीं है तो उसके मूल राज्य की जानकारी ली जाएगी कि वह किस राज्य का है, कि यहाँ के जाति में उसका नहीं है। यदि वह किसी अन्य राज्य से आया है तो उसके स्थान पर उस राज्य का नाम और जाति के स्थान पर उसकी जाति तथा कोड 215 अंकित किया जाएगा। यदि वह बिहार का मूल निवासी है तो परिवार के किसी पुरुष के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के अनुसार जाति की प्रविष्टि की जाएगी। प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा और आदेश प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य 215 के अधीन अंकित जाति के परिवार के प्रपत्र की जांच अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी स्तर से भी की जाएगी। यानी 214 तक में कोई लफड़ा नहीं है। अगर इस 214 से अलग किसी की जाति कोई बता रहा है तब उसमें लफड़ा है कि आपको सीओ स्तर से ऑर्डर कराना है। 9वां जो कॉलम है वह है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, यानी उस व्यक्ति ने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है उसके लिए निर्देशिका में कुल 53 विकल्प दिए गए हैं। यानी क्लास 0 से लेकर के और आपको पीएचडी और सीए इत्यादि तक की कुल 53 इसमें सूची दी गई है और उसका 53 विकल्प दिया गया है। वैसे व्यक्ति जिसने कभी भी किसी संस्थान में किसी तरह की शिक्षा नहीं ली है और उन्हें अक्षरों की पहचान नहीं हो, उन्हें पूर्व प्राथमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक तक भी यह नहीं गया उसको पूर्व प्राथमिक में रखेंगे। इसके उपरांत वर्गवार एवं विषयवार विस्तृत विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। यानी क्लास 1 से प्राथमिक से लेकर के आपको पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सब
क्लास से लेकर के आपको पीएचडी तक के अलग अलग विषय के, यानी इस विषय से कोई बीए है तो उसका अलग कोड है, इस सब्जेक्ट से कोई एमए मास्टर डिग्री है तो अलग है, उसके पास पीएचडी की डिग्री है तो अलग है, बीएड एमएड है तो अलग है, सीए है तो अलग है, आईटीआई है, सबका अलग अलग कोड दिया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि कक्षा 10 में जो कोड 10 भरना है उसमें मैट्रिक या वैधानिक शिक्षा बोर्ड से समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त व्यक्ति की भी गणना की जाएगी, जिसमें फौकोनिया या माध्यमा भी सम्मिलित है। जैसे आपके डायरेक्टरी में लिखा होगा कि मैट्रिक का कोड 10 है, लेकिन कोई कहता है कि हम जो है माध्यमा किए हैं, चाहे हम फौकानिया किए हैं, तो उसको भी मैट्रिक में ही मानते हुए मैट्रिक के समकक्ष वह डिग्री होती है, इसलिए उसको कक्षा 10 का जो कोड है वहीं देंगे। वैसे ही इंटरमीडिएट में कोई कहता है कि हमने जो है मौलवी किया है चाहे उपशास्त्री किया है, तो उसको भी कक्षा 12 का जो कोड है उसी में उसको एंट्री करेंगे। उसके अलावा जो है विभिन्न विषय में स्नातक के लिए विषय एवं कोड दिए गए हैं, यानी जो ग्रेजुएशन का है उसमें हर विषय का अलग अलग दिया गया है, और उस विषय का अगर एंट्री नहीं है, यानी वह दिए गए विषयों से अलग विषय से ग्रेजुएट है, तो उसके लिए स्नातक अन्य 30 दिया हुआ है। यानी वह कहता है कि हम इस विषय से ग्रेजुएट हैं और आप उस डायरेक्टरी में देखते हैं तो उसके विषय का स्नातक नहीं है, तो आप 30 देंगे। वैसे ही जो है स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री का भी हर विषय का अलग अलग विकल्प कोड दिया हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना ऐसा विषय बताता है जो इसमें नहीं है, तो उसके लिए भी स्नातकोत्तर अन्य 41 दिया हुआ है, यानी उसके मास्टर डिग्री किसी अन्य विषय से है दिए गए विषयों से इतर। इसी प्रकार जो है पीएचडी की, डॉक्टरेट की भी विषयवार विकल्प एवं कोड दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता अंकित करने हेतु सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट की मांग नहीं की जाएगी। वह जहाँ तक अपने को पढ़े लिखे बता रहे हैं उनके कहे गए सूचना के आधार पर ही हमको भरना है। 10वां जो है वह है कार्यकलाप, वे क्या काम करते हैं इससे संबंधित है। इसके लिए जो है कुल 15 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। सरकारी नौकरी कोई करता है तो उसके लिए 1 देना है, संगठित क्षेत्र में कोई प्राइवेट नौकरी करता है तो 2 देना है, असंगठित में करता है तो 3। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें संगठित क्षेत्र में क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में किसको लिखना है। स्वरोजगार का 4, कृषक काश्तकार का 5, खेतिहर मजदूर का 6, निर्माण मजदूर का 7, अन्न मजदूर का 8, मिस्त्री का 9, कचरा बीनने वाले के लिए 11, भिखारी के लिए 10, अन्य के लिए 12, विद्यार्थी के लिए 13, गृहिणी के लिए 14, कुछ नहीं करता है तो 15। आगे हम लोग देखेंगे कि किसको किस में डालना है। तो विभिन्न कार्यकलाप के संबंध में जो इसमें दिया गया है, इसका किसी सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। यानी कोई कहे जे कोई यह इसमें सोचे कि कोड में इसमें ये चीज़ हमको दिया हुआ है जबकि ऐसा नहीं है, तो इस पर हम केस कर दें, इसलिए सरकार ने यह लिख दिया है कि इसका कोई अर्थ अथवा अन्य कार्य में प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ गणना के लिए या समझाने के लिए दिया गया है। तो 1 नंबर जो है सरकारी नौकरी का है। इसका मतलब है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति यह बताता है कि वह केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्तर से किसी भी आयोग या संस्था में नियोजित है, नियमित है, संविदा है, यानी सरकारी उसको पैसा प्राप्त होता है सरकार के निधि से, जो भारत अथवा राज्य की संचित निधि से अंशतः या पूर्णतः संपोषित है, तो वह सरकारी नौकरी के अर्थ में नहीं मान्य होता है, लेकिन उसकी गणना सरकारी नौकरी के तौर पर की जाएगी। यानी सरकार से उसको, या तो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, किसी सरकार से उसको पैसा प्राप्त होता है उसको वेतन के रूप में, तो उसको सरकारी नौकरी के श्रेणी में रखेंगे। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है और वह बताता है कि उसका कंपनी जो है लिमिटेड है, ईपीएफ कटता है, उसका कर्मचारी भविष्य निधि कटता है, या उसको कर्मचारी बीमा योजना का लाभ मिलता है, तो उसको जो है संगठित क्षेत्र में उसको नौकरी मानेंगे। और कोई कहता है कि कंपनी में काम करते हैं, छोटा मोटा कंपनी, दुकान, गैरेज इत्यादि में काम करता है, उसको ईपीएफ इत्यादि का कोई लाभ नहीं है, तो उसको असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के तहत जो है रखेंगे। इसमें जो
स्वरोजगार विकल्प कोड है, उसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है, यानी वह दुकानदार है, किसी संस्थान का मालिक है, कोई स्कूल कॉलेज अपना जो है संचालित कर रहा है, किसी प्रकार का बिजनेस किया है, तो वह स्वरोजगार के श्रेणी में जाएगा। पांचवा जो कोड है वह है कृषक और काश्तकार का। यदि वह व्यक्ति बताता है कि वह सक्रिय रूप से स्वयं की भूमि अथवा पट्टा या बटाई की भूमि पर फसल उगा रहा है, यानी वह जो है बटाई लेकर के या अपने भूमि पर वह खेती कर रहा है, या जो है मुर्गी पालन कर रहा है, पशु पालन कर रहा है, कृषि वानिकी सेरीकल्चर इत्यादि कोई भी कर रहा है अपने भूमि पर या लीज पर ज़मीन लेके या बटाई लेकर के, तो उसको कोड 5 देंगे, यानी कृषक या काश्तकार के श्रेणी में वो आएगा। छठा जो कोड है वह है खेतीहर मजदूर का। वह व्यक्ति बताता है कि वह अपने खेत में नहीं किसी और के खेत में काम करता है, तो उसको जो है खेतीहर मजदूर के श्रेणी में रखना है। जो सातवां कोड देना है वह देना है निर्माण मजदूर को, यानी कोई जो है बढ़ई है, लोहार है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सेंटरिंग मजदूर है, लोहा बांधने वाला है, ग्रिल गेट बनाने वाला है, कंक्रीट मिक्स बनाने ढोने वाला है, चौकीदार है, गार्ड है, मनरेगा कार्य करता है, तो ऐसे लोगों को जो है निर्माण मजदूर के अंतर्गत रखेंगे जो किसी प्रकार का निर्माण करते हैं। आठवां कोड देना है अन्य मजदूर का, यानी दिए गए इस 7वें कॉलम में दिए गए मजदूरी के अलावा कोई अन्य मजदूरी करता है, जैसे कूली है, ठेला है, चालक है, रिक्शा चालक है, बस का खलासी इत्यादि है, तो उसको अन्य मजदूर कोड 8 के श्रेणी में रखेंगे। नौवां जो श्रेणी है वह है मिस्त्री का, यानी वह मिस्त्री है तो 9 देना है। तो मिस्त्री के श्रेणी में किसको रखेंगे, तो वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य के अनुभव के माध्यम से किसी टेक्नोलॉजी यानी कोई काम करने का उसके पास क्षमता है, कौशल है, तो उसको जो है मिस्त्री के श्रेणी में रखेंगे। इस श्रेणी में जो है एसी मिस्त्री, टीवी मिस्त्री, रेडियो मिस्त्री, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, या आपको कोई भी वाहन बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, घरेलू उपस्कर, मिक्सी, कुकर, गैस चूल्हा, वाशिंग मशीन यानी किसी भी प्रकार का वस्तु उनको बनाने आता है, तो उनको मिस्त्री के श्रेणी में रखेंगे और उनका कोड 9 देंगे। 10वां जो कोड है वह है भिखारी का, यानी वैसे व्यक्ति जिनके आजीविका का पूर्ण साधन जो है भीख मांगना ही हो, जीवन यापन के लिए वह सिर्फ मांग चांग कर अपना गुजारा करते हो, तो वैसे व्यक्ति को भिखारी के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भीख भी मांगता हो और मांगने चांगने के अलावा साइड में कोई काम भी करता हो, तो वह जो है जो काम करता है उसके श्रेणी में रखेंगे, न कि भिखारी के श्रेणी में। यानी सिर्फ और सिर्फ मांग चांग कर खाकर जीवन यापन करता है तभी भिखारी, लेकिन अगर मांगने के साथ साथ कोई अन्य काम यानी छोटा मोटा दुकान भी किया है, मांग भी रहा है, तो उसको उस काम के श्रेणी में रखेंगे, न कि भिखारी के श्रेणी में। कोड 11 जो देना है वह कचरा बीनने वाले को देना है। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखेंगे जो जीविका का उनका पूर्ण साधन कचरा चुनकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कोड 11 देंगे। लेकिन वैसे लोगों को इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं जो कचरा खरीदते हो, व्यवसाय करते हैं, उनको इस 11 में नहीं रखना है। इसमें सिर्फ वैसे जो कचरा को बीनते हैं उनको रखना है। कोड 12 जो देना है वह देना है ऐसे व्यक्ति को जो ऊपर दिए गए 11 कोड में नहीं आते हैं, लेकिन किसी अन्य साधन से अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ कमाते हैं। इस श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप रोजगार सृजन के लिए इच्छुक नहीं है और काम की खोज भी नहीं कर रहे हैं, यानी उन ऊपर के 11 विकल्पों के अलावा कोई अन्य काम भी करते हैं तब भी अन्य 12 के कोड में जाएंगे। और वैसे व्यक्ति जो कोई काम नहीं करते हैं और कोई काम खोज भी नहीं रहे हैं, उनको काम चाहिए भी नहीं, वे बैठे हुए हैं, तब भी उनको अन्य 12 में ही रखेंगे। और यह इसमें आंकड़ा सरकार ले रही है कि हाँ, कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है तो वह राज्य के वैसे लोगों में नहीं गिनती होगा जो काम की खोज में हैं, तो उनको 12 में देंगे। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति भी रखे जाएंगे जो वृद्ध, बीमार एवं कार्य करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र ऐसी हो गई है या उनके साथ ऐसी कोई मजबूरी है, बीमारी है कि वे काम नहीं कर सकते हैं, उनको भी अन्य में ही रखेंगे।
उसके अलावा वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती है उन्हें भी इसी श्रेणी में यानी अन्य में भी रखेंगे। यानी वृद्धा पेंशन इत्यादि मिलता है तब उसको अन्य की श्रेणी में रखेंगे। जो 13 नंबर कोड है वह है विद्यार्थी के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी भी माध्यम से पूर्णकालिक, अंशकालीन जो है, दूरस्थ आदि किसी भी प्रकार से पढ़ रहा है, अभी अध्ययनरत है, तो उसको विद्यार्थी की श्रेणी में रखते हुए कोड 13 देंगे। कब? जब यदि वह विद्या अर्जन के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करता है, यानी वह पढ़ भी रहा हो और दुकान भी अगर चला रहा हो अपना, तो उसको दुकानदार यानी स्वरोजगार के श्रेणी में रखेंगे, न कि विद्यार्थी के श्रेणी में। विद्यार्थी के श्रेणी में सिर्फ उसी को रखेंगे जो सिर्फ अध्ययन का ही काम करता हो। 14 नंबर जो कोड दिया गया है वह दिया गया है गृहिणी के लिए। गृहिणी व्यक्ति का आशय वह है जो घर संबंधी कार्यों को ही सिर्फ अपने घर के कार्य को करता है। यदि किसी गृहिणी के द्वारा आंशिक मौसमिक रूप से परिवार के अन्य सामूहिक कार्य में भी श्रम किया जाता है तब उन्हें गृहिणी की श्रेणी में, यानी कोई परिवार की महिला जो है, मान लीजिए खेती में भी काम करती है, साथे साथे जाकर के पुरुषों के साथ जो है कटनी करती है या खेत बोने में जा रही है, तो उसको कृषक में नहीं डालकर उसको गृहिणी में ही डालना है। यानी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती भी है लेकिन वह घर का काम करती है, तो उसको किसी अगर नौकरी में नहीं है तो उसको गृहिणी में ही डालेंगे। यदि किसी महिला के द्वारा नौकरी, नियोजन, व्यवसाय, मजदूरी की जाती है तब उसे गृहिणी के स्थान पर जो काम करती है, जो नौकरी करती है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, उसमें उसको डालेंगे। लेकिन कोई काम नहीं करती है तो उसको जो है आप गृहिणी में डालेंगे। उसके बाद कुछ नहीं का 15 दिया गया। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीक, कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य एवं सक्षम हो लेकिन काम की तलाश में लगे हों और उनको काम नहीं मिल रहा है। यानी जितने बेरोजगार हैं, चाहे वह पढ़ लिख के अभी बेरोजगार हों या बिना पढ़े काम की तलाश में हो, सभी बेरोजगार लोगों को जो है 15 में रखेंगे, जो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको काम चाहिए। 11 नंबर जो कॉलम है वह है आवासीय स्थिति। 11 नंबर कॉलम है आवासीय स्थिति। इसके लिए भी जो है 5 कोड दिया गया है। पक्का मकान है, 2 या 2 से अधिक कमरा का मकान है तो कोड 1 देना है। पक्का मकान 1 कमरा का है तो 2 देना है। खपड़ैल टीन का छत है तो 3 देना है। झोपड़ी है तो 4 देना है। आवासहीन है तो 5 देना है। पक्का मकान 1 एवं 2 जो कोड है, पक्का मकान के अधीन वैसे मकानों को रखा जाएगा जो पकाई हुई ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट से बने हुए हों। अगर 2 या 2 से अधिक कमरे के होंगे तो 1 देंगे और 1 कमरा का मकान होगा तो 2 देंगे। वैसे मकान जिसकी दीवार पकाई हुई ईंट, पत्थर इत्यादि, कंक्रीट इत्यादि से बने होंगे उनको जो है हम क्या करेंगे, पक्का मकान में ही रखेंगे। भले नीचे कुछ और हो, यानी छत से आशय है कि छत पक्का है तो पक्का मकान में देंगे। मकान में कमरों से अभिप्राय यह है कि उसमें आवासीय एवं घरेलू उपयोग के लिए कितने कमरे हैं, रसोई घर एवं शौचालय को छोड़कर बेडरूम कितने हैं, सोने के लिए कितना घर है, उसके अनुसार यह तय करेंगे। उसके बाद है आवासीय स्थिति। तो आवासीय स्थिति में है जो पीछे भी था, अब 2 उसमें दे दिए कि कोड 1 देंगे, 2 या 2 से अधिक रूम होगा तो, और 2 देंगे 1 रूम होगा तो। उसके बाद जो है खपड़ैल या टीन का छत होगा तो उसके लिए कोड 3 देंगे। झोपड़ी का घर होगा तो 4 देंगे। कोई घर नहीं होगा, आवासहीन होंगे तो उनके लिए 5 देंगे। वैसा परिवार जो तिरपाल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़े का टेंट इत्यादि लगाकर फुटपाथ पर रहता है तो उसके लिए आवासहीन 5 देंगे। तो उसके लिए बेघर का जो फॉर्मेट होता है भाग 3 वाला, जो हमने इसके पहले भरा था, जिनके क्षेत्र में अगर बेघर होंगे तो उनके लिए यह 5 देंगे। बाकी लोगों के लिए 4 तक ही, जैसा उनका मकान है वैसा देंगे। उसके बाद है अस्थाई, जो है उनके रहने की स्थिति है कि अगर यहाँ वो ये रह रहे हैं अस्थाई तौर पर यहीं बिहार में ही, जहाँ आप गणना कर रहे हैं उस स्थान पर अस्थाई रूप से यदि वह रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, तो लागू नहीं, उनके लिए कोड 1 देंगे।
बिहार में ही दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में वे जाके नौकरी या रोजगार के लिए रहते हैं। बिहार में ही हैं लेकिन दूसरे जगह वह हैं, तो उनके लिए कोड 2 देंगे। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उनकी गणना हम यहाँ कर रहे हैं, तो 3 देंगे। अन्य राज्य में नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, आउट ऑफ बिहार दूसरे स्टेट में जा कर के नौकरी या अपना बिजनेस कर रहे हैं अन्य राज्य में, तो 4 देंगे। अन्य देश में, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर जा कर के अपना नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो 5 देंगे। अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 6 देंगे। अन्य देश में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 7 देंगे। अस्थायी प्रवास की स्थिति का मतलब है कि इस श्रेणी में वैसे सभी व्यक्ति परिवार को गणना के समय जो है परगणक के समक्ष उपस्थित हो उनके लिए लागू नहीं, 1 देंगे। यानी परिवार के सभी लोग वहाँ अस्थायी तौर पर यदि हैं तो सभी में लागू नहीं, और जो हैं उनमें लागू नहीं, और जो कहीं बाहर रहते हैं जिस उद्देश्य से रहते हैं तो पीछे बताए गए कोड के अनुसार हम उसमें भरेंगे। बाकी जो है इसमें दिया हुआ है, थोड़ा और इसको डिटेल में देखने के लिए आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो ज़रूरी बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब है 13 नंबर। 13 नंबर जो है वह है कंप्यूटर लैपटॉप की स्थिति से संबंधित है। यानी उनके पास पूछना है कि आपके यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप है। यदि वह कहते हैं कि हाँ है, तो पूछेंगे उसमें इंटरनेट भी है, तो हाँ, तो इंटरनेट के साथ अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो 1 देंगे। कहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप तो है लेकिन इंटरनेट ये सब नहीं है, तो उसके लिए कोड 2 देंगे। और कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो 3 देंगे। इसमें कुछ और विशेष है नहीं, इंटरनेट के साथ है तो 1, बिना इंटरनेट के 2, और नहीं है तो 3 देना है। 14 नंबर जो है वह है मोटरयान। यानी उनके पास जो वाहन की स्थिति है उसको भरना है। तो मोटरयान में है उनके पास यदि 6 विकल्प इसमें है। उनके पास यदि 2 पहिया है, मोटरसाइकिल है, तो उसको जो है 1 देंगे। और 3 पहिया जो यदि है तो 2 देंगे। 4 पहिया है तो 3 देंगे। ट्रैक्टर है तो 4 देंगे। 6 पहिया या उससे अधिक है तो 5 देंगे। कुछ नहीं है तो 6 देंगे। एक प्रश्न आया था, एक व्यक्ति ने पिछले जो है हमारा वीडियो जो आया था उसमें पूछा था कि मोटरयान में जो दिया हुआ है कोड 1 2 पहिया के लिए था, साइकिल में भी तो 2 पहिया होगा तो उसके लिए 1 देंगे। तो नहीं, मोटरयान जो का मतलब है कि जो मोटर से चलता है, यानी जो स्वचालित होता है। साइकिल अगर होगा तो उसके लिए कुछ नहीं देंगे। 2 पहिया का मतलब है मोटरसाइकिल से, और 3 पहिया इत्यादि जो मोटर वाहन है उनसे यह संबंधित होगा। 15 नंबर जो कॉलम है वह है कृषि भूमि से संबंधित है। उनके पास जो है कितनी कृषि योग्य भूमि है, खेती के लिए कितनी भूमि है, जिसके नाम पर जितनी भूमि होगी उतना हम चढ़ाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आंकड़ा आपको तैयार करना होगा। हम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह जो है इसमें एक पेच है कि हर जगह के लिए अलग अलग हो जाता है। कहीं जो है कट्ठा कितना पर भी होगा, कहीं जो है कितना भी एकड़ का होगा। जगह जगह के अनुसार एकड़, कट्ठा, बीघा बदलता है। तो आपका जहाँ पर है उस अनुसार आप देखेंगे। यदि नहीं है उनके पास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं है उनके नाम पर, तो 0 देंगे, कोड 1 देंगे। 0 से अधिक और जो है 50 डिसमिल तक है तो 2 देंगे। 50 से अधिक और 1 एकड़ तक है तो 3 देंगे। 1 एकड़ से 1.5, यानी इसमें जो जितना दिया हुआ है उसका कोड सामने दिया हुआ है। उनके पास जितनी भूमि है उसके सामने वाले कोड को अंकित करेंगे। या क्षेत्र और जगह के अनुसार कट्ठा, एकड़, बीघा बदलता है। इसको सावधानी पूर्वक जो है चेंज कर लेंगे। डिसमल सब जगह का एक ही होता है, उस अनुसार जो है इसमें हम भरेंगे। परिवार के सदस्य द्वारा जो बताया जाएगा हमको इतनी कृषि योग्य भूमि है वहीं हम भरेंगे। उसके लिए भी कोई प्रमाण हमको अलग से नहीं लेना है। 16 नंबर जो कॉलम है वह है आवासीय भूमि की, यानी खेती करने के अलावे उनके पास मकान की भूमि कितनी है। चाहे वह मकान बना हुआ हो या उन्होंने कोई ऐसी ज़मीन रखी हो जिस पर मकान बन सकता है या बनाएंगे, तो उसको आवासीय भूमि कहते हैं। यानी जो रहने वाला जो होगा
मकान बनाने वाला होगा या रह रहे होंगे उसको कृषि भूमि में नहीं, आवासीय भूमि में लिखना है कि कितना ज़मीन है जिसमें उनका वर्तमान में मकान है या मकान बनाने के लिए रखे हो या मकान बनाने योग्य हो, उसको आवासीय भूमि के श्रेणी में, और बाकी खेती के लिए जो है उसको कृषि भूमि में रखेंगे। तो इसके लिए भी दिया हुआ है 0 से 5 डिसमिल तक है तो 2 देंगे, 0 के लिए 1 देंगे, 5 से 10 डिसमिल है तो 3 देंगे। यानी उनके पास क्या है, कितना ज़मीन है उसका कोड दिया हुआ है। बहुमंजिला इमारत में फ्लैट है तो उसके लिए 7 देना है। यानी ज़मीन जो है 1 कट्ठा ही हो लेकिन बहुत जो है बहुमंजिला इमारत बना हुआ हो, शहर इत्यादि में ऐसा देखने को मिलेगा, तो उसके लिए कोड 7 देंगे। वहीं उसका जो है इधर व्याख्या दिया हुआ है, हो सकता है आगे अलग अलग भी जहां व्याख्या की ज़रूरत होगी। बहुत सारे कॉलम में बहुत व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-4 कॉलम ऐसे हैं जिसमें बहुत अधिक व्याख्या की ज़रूरत है। उसके लिए अलग से भी छोटे छोटे वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो। 17 नंबर जो कॉलम है, जो अनिवार्य कॉलम का अंतिम कॉलम है, वह है कि सभी स्रोतों से मासिक आय क्या है। आमतौर पर जो भी आय इत्यादि की गणना अभी तक होती थी वह होती है आपको वार्षिक आय। तो यदि कोई इसमें वार्षिक आय भी बताता है अपना कि हम ईयरली इतना कमाते हैं, तो उसमें 12 से भाग दे करके हम उसको मासिक आय बना करके और उसका जो कोड दिया गया है उसको इसमें देंगे। अब मान लीजिए मन में आएगा कि जो विद्यार्थी है, गृहिणी है या कुछ नहीं करता है, तो उसके लिए कोड दिया है 8। यानी कार्यकलाप का जो कोड था 13 से 15 तक, उसके लिए यह लागू नहीं है। यानी गृहिणी के लिए कुछ नहीं करते हैं और विद्यार्थी के लिए 13 था, गृहिणी के लिए 14 था, कुछ नहीं करते हैं के लिए 15 था। यदि कार्यकलाप में 13, 14, 15 3 कोड भरे हैं, 13 या 14 या 15 या 3 कोड कार्यकलाप में भरे हैं, तो उसके लिए आपको 8 कोड भरना है। यानी लागू नहीं होगा उन पर मासिक स्रोत आय का। तो इसमें आपको देना है कि मासिक आय से अभिप्रेत है कि प्रत्येक माह प्राप्त करने वाले औसत आय से, अर्थात परिवार के सदस्य को 1 वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल आय को 12 महीने से भाग देकर इसका आकलन करेंगे। यानी जो व्यक्ति के सामने जो कार्यकलाप दिए हैं उससे उसकी क्या आय है उससे अनुमानित पूछ करके लिख देनी है। इसमें भी किसी प्रकार की साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और जिसके सामने जो है हम कुछ नहीं करता है, विद्यार्थी, गृहिणी इत्यादि लिखे हैं, तो उसमें लागू नहीं। और बाकी कोई भी काम दिए हैं यदि, तो उससे क्या आय होता है उस आय का जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस अनुमानित आय का कोड सामने दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे। और 18वां जो कॉलम है, 17 कॉलम अनिवार्य है और 18वां कॉलम जो है वह है आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर यदि वे दे देते हैं, उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, तो आधार कार्ड का नंबर 18वें कॉलम में हमको लिख देना है। आशा है कि आपको विकल्प एवं कोड के चयन का यह जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको सहायता मिलेगी। कमेंट करके और बताएं कि किसी इन विकल्प कोड के चयन का अलग से विस्तृत व्याख्या चाहते हैं या कोई भी डाउट है, उस डाउट क्लियर करने का वीडियो चाहते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनेगा। या वीडियो में जा कर के आप कोई भी प्रश्न कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ द्वितीय चरण के जातिगत जनगणना से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए छात्र अभ्यर्थी हैं तो उनके किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर आवेदन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से लेकर नौकरी होती है तो उसके ज्वाइनिंग तक की जो भी जानकारी अपडेट आती है आपको अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलते हैं। साथ ही यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, तो आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए आपको अपने DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी जो सूचना हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के बीच शेयर करें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जातिगत जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक आप पूर्ण करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।